सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जैस्मीन मंजूर एंड वेलकम टू द शो। नाज़रीन, ये बात तो अब जाहिर सी बात है सामने आ ही गई है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो इलेक्शन की तरफ नज़रें लगाए बैठी हैं और इलेक्शन कमीशन जो है उससे किसी भी हतमी डेट की ऐलान की हवाले से बातचीत हो रही है। एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, वो अपना मौक़िफ़ वाज़े रख रही है कि जी इलेक्शंस को आइन के मुताबिक 90 दिन के अंदर होना चाहिए। और इसी हवाले से बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने आज से अपने सिंध का दौरा भी शुरू किया है। अभी तो वो ये कह रहे हैं कि ये उनका जो दौरा है वो इसका इलेक्शन के हवाले से इसको इस तरह देख सकते हैं कि ये उनका एज अ फॉरेन मिनिस्टर के बाद अब अपने लोगों में दोबारा जाना और उसके साथ उनका एक कनेक्शन बनाना और स्पेशली महंगाई की वजह से जो इस वक्त की प्रॉब्लम्स हैं उनको सुनना और एक राब्ता मुहिम का आगाज करना। फिर यही राब्ता मुहिम आगे चल के जाहिर सी बात है इलेक्शन मुहिम में तब्दील हो जाएगी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को अपने लीडर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की वापसी का इंतजार है। उनकी वापसी पर ही उनकी पब्लिक रैलीज और राब्ता मुहिम शुरू होगी। सुनने में यह आ रहा है कि वो कुछ इत्तलात हैं कि शायद इसी महीने या इस महीने के आखिर में आएंगे। आने के बाद उनके लिए कोई ख़ास इतना मैं ये कहूँगी फूलों की सेज तो नहीं होगी। जाहिर सी बात है पहले उन्हें अपने वो सारे केसेस जो हैं, और वैसे PMLN कह चुकी है कि हम सारे केसेस फेस करने के लिए तैयार हैं, वो भी उनको करने पड़ेंगे। नाज़रीन, इस वक्त जो बड़ी खबर है जो सारे मुल्क में जिस हवाले से बहुत ज़्यादा काबीना और काबीना के साथ अफवाज पाकिस्तान जो है वो फोकस किए हुए हैं वो मुहिम है जिससे कि पाकिस्तान की मईशत यानी कि पाकिस्तान की बैकबोन है। देखें, पाकिस्तान की मईशत से पाकिस्तान की बहुत बुरी और बदहाल मईशत जो है उस हवाले से बहुत अहम फैसले किए जा रहे हैं और एक इकोनॉमिक फोरम भी बनाया गया है जिसकी टास्क फोर्स भी है। और वो टास्क फोर्स भी थोड़ी देर पहले काबीना का एपेक्स कमेटी का इजलास भी ख़त्म हुआ। जो केयर टेकर काबीना है उन्होंने ये भी बताया कि वो किस किस तरह से और किस किस फील्ड्स में फैसिलिटेट कर रही हैं। और इससे पहले इसी हफ्ते में हमने देखा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कराची और में आए और ताजरों के साथ एक बड़ी लंबी तवील मुलाकात की, उनकी सारी गुफ्तगू सुनी भी और अपना प्लान भी बताया। और जो ताजरों से हमने बात की तो हमें ये पता चला, उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल पूरी तैयारी के साथ आए थे एंड ही हैड ऑल द नंबर्स एंड फिगर्स ऑन द टिप ऑफ हिज हैंड्स। उसके साथ साथ वो उन्होंने वहां पर वाज़े तौर पर दो जो जनरल्स थे यानी कि एक कोर कमांडर एक DG रेंजर्स, दोनों को अहम बातें जो हैं जो ताजरों ने जो कंप्लेन की तो उन्होंने दोनों की तरफ इशारा करके कहा कि आप दोनों को ये चीज़ें एड्रेस करनी होंगी, स्पेशली कब्जा माफिया, उसके अलावा वहाँ पे करप्शन, बिजली, गैस, दीगर मामला जितनी भी चीज़ें इंडस्ट्री से रिलेटेड है या आम आदमी से रिलेटेड है ये डिस्कस हुई। और फिर इसी तरह का 3.5 से 4 घंटे का तवील एक फोरम इजलास जो है वो लाहौर में भी हुआ। तो इकॉनमी इस वक्त कितनी बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है और किस शिद्दत से उस पर काम हो रहा है। आई थिंक ये सारी जो मुलाकातें हैं जो सब कुछ है और जो जिस तरह ये भी बताया गया कि सऊदी अरेबिया के साथ अब सिर्फ और कुवैत और दीगर ममालिक के साथ छोटे पैमाने पे बात नहीं हो रही बल्कि $10 अरब की सरमायाकारी की ज़रूरत है तो ही कहीं पाकिस्तान की मईशत बहरान से निकलेगी। और ये कम अज़ कम 20 से 50 साल प्लान होना चाहिए और इसकी कंटिन्यूटी भी होनी चाहिए। फिरदौस आशिक अवान साहबा सीनियर रहनुमा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की स्पोक्स पर्सन, सर नबील गबूल सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और सेनेटर गौस मोहम्मद न्याजी भी हमें ज्वाइन करें। लेकिन सबसे पहले फिरदौस साहबा से गुफ्तगू करते हैं। फिरदौस, बहुत बहुत शुक्रिया अस्सलाम वालेकुम आपके आने का। आपको लगता है कि अब इलेक्शंस और मईशत ये दोनों एक ऐसी चीजें हैं कि दोनों पर जल्द अज जल्द काम होगा और जो केयर टेकर गवर्नमेंट है उसका बिल्कुल मुझे लग रहा है, स्पेशली जो मैंने आज भी उनकी बातें और इजलास उनके जितने भी मिनिस्टर्स थे उनकी मैंने अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी उससे मुझे वाज़े लग रहा था कि उनका गोल पोस्ट जो वाज़े इस वक्त नजर आ रहा है वो पाकिस्तान की मईशत को ठीक करना है। आप क्या कहती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैस्मिन, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। देखें, इलेक्शन किस लिए होता है?
इस मुल्क के अंदर पार्लियामेंट किस लिए बनाई जाती है, या एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है और आइन कानून, ये सब ज़ाब्ते और रसूल किसके लिए वाज़ा किए जाते हैं? जमहूर के लिए। और जमहूर के साथ जुड़ा ये जितना भी प्रोसेस है वो इन दिनों में जो सूरत हाल और जो हालात जिसका तज्ज़िया आप कर रही थी, क्या इस वक्त आवाम को दो वक्त की रोटी के लाले पड़े हुए हैं? वो बिलों के अदायगी के हवाले से नडाल है, और जिस तरह बिजली के बिल उन पे कहर बन के नाजल हुए हैं और उनके उसान ख़ता कर दिए गए हैं। तो जब इंसान को अपने लिए दो वक्त की रोटी को तरसना और अपने बच्चों के इलाज मालजे समेत हर तरह की बुनियादी उनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ में नाकामी का सामना करना, तो फिर उसके लिए उनकी जो पहली प्रायोरिटी है सर्वाइवल। और वो सर्वाइवल जब आम आदमी की इस वक्त दाव पे लगी हुई है, तो जो रियासत होती है वो माँ होती है, और माँ का काम है कि अपने जमहूर को उसका बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करके उनको वो तमाम जीने के साथ जुड़ी जो ज़रूरियात है उनकी फराहमी के लिए कमर कसना। तो उस सूरत ये मुमकिन हो सकता है, रियासत उस माँ का किरदार अदा कर सकती है जब रियासत के अपनी किटी में कुछ हो, यानी मईशत जो है वो इस काबिल हो, उसके अंदर इतना कुशन हो, उसके अंदर इतनी सपोर्ट हो कि वो अपने लोगों को डिलीवर कर सके। अनफॉर्चुनेटली जो एक हमारे पास इस वक्त केयर टेकर गवर्नमेंट जो आई है, वो अपने कंधों पे ऑल्दो दे आर पॉलिटिकल पीपल, लेकिन उनके नॉन पॉलिटिकल पीपल, लेकिन उनके कंधों पे जो बैगेज है वो मुख्तलिफ पॉलिटिकल जमातों का है, उनकी उन पॉलिसीज़ का है, उनका वो एक कह लें लेगेसी जो पीछे से आ रही थी, वो उस बोझ को अपने नातवा कंधों पे उठा के उस मईशत को सहारा देने में मसरूफ़ अमल है। जब तक जैस्मीन मईशत का पहिया नहीं चलता, गरीब के घर का चूल्हा नहीं चलता, पोलिंग स्टेशन पे आपका इलेक्टोरल प्रोसेस नहीं चलेगा। अगर आप ये समझते हैं कि इलेक्शन इन हालात में किसी मसले का हल है, तो ये खाम ख्याली है। इस वक्त जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, जो एक अनसर्टिनिटी है, जो एक कदम इस्तेकाम ओवरऑल चल रहा है, वो सियासी है या मुआशी है, तो इलेक्शन हमें और तकसीम करेगा और डिवाइड करेगा। हाँ, आपको जो इलेक्शन के साथ जुड़ा इलेक्टोरल प्रोसेस है, जिसके अंदर आप नई हल्का बंदियों की बात कर रहे हैं, आप एक फेयर फ्री ट्रांसपेरेंट उस आईनी हक को एक्सरसाइज करने का ख्वाब देख रहे हैं, उसकी तबीर ज़रूर मिलनी चाहिए। लेकिन मुझे बता दें कि इन हालात में इलेक्शन कमीशन उल्टा भी लटक के ये कहे ना कि ये फेयर इलेक्शन करवाऊंगा मैं, तो जो भी जीतने वाला होगा वो बगले में जाएगा, जो हारने वाला होगा वो धरने। लेकिन फिर दोस्त आशिक अमान साहिबा, ये तो 2000 की दहाई से, बल्कि उससे भी पहले से ये तो पाकिस्तान के इलेक्टोरल प्रोसेस का एक तरह से स्टिग्मेटिक हिस्सा ही रहा है ना। किस जीतने वाले ने कहा है कि जी मैं बैसाखियों के बगैर खुद से जीत के आ गया हूं, और किस हारने वाले ने ये नहीं कहा कि जी मुझे हराया गया है। ये बात आपकी दुरुस्त है, इससे मैं एग्री करती हूं कि शायद ये वाला जो इलेक्शन होगा वो मजीद डिवाइड करेगा, मजीद पोलराइज करेगा। उससे पहले बहुत ज्यादा यूनिटी और यूनिफाई करने की जरूरत है। लेकिन बहरहाल जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो तो इस बात की, जैसे पीपल्स पार्टी है, वो कह रहे हैं 90 दिन के अंदर आप इंतखाबात कराएं जो आईन कहता है उस हवाले से, और उन्होंने तो अपनी राब्ता मुहिम शुरू कर दी है। अब बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो क्यों खामोश है? नबील कबूल साहब भी हमारे साथ ज्वाइन कर लिया। जी जैस्मिन, एक बात सिर्फ जो जरूरी मैं कहना चाहती हूँ, देखें सियासी जमातों का काम है सियासी तौर पे मुतहरिक होना, सियासी ग्राउंड के अंदर नजर आना, अपनी सियासी ग्राउंड में छिक्के लगाना, सियासी स्टेटमेंट्स देना, अवाम को गरमाना, उनको अपने साथ एंगेज करना, ये सियासी जमातों का एक बुनियादी हुस्न और हक है जिसको पीपल्स पार्टी एक्सरसाइज करे या कोई भी जमात करे। लेकिन इस वक्त जो मेरा कंसर्न है वो आइन और कानून की बालादस्ती यकीनन होनी चाहिए। 90 दिन का जो इंतखाब का नारा है हम उसको डिसोन नहीं करते, लेकिन मुझे ये बताएं कि उसी आइन के अंदर या CCI का जो कॉन्स्टिट्यूशनल वजूद है जिसके अंदर पीपल्स पार्टी के चीफ मिनिस्टर ने एंडोर्स किया था उन हल्का बंदियों को, तो जो 10 साल में नया वोटर लिस्ट में ऐड हुआ है उसको नई हल्का बंदी के तहत
वोट डालने का हक क्यों ना दिया जाए, और क्यों ये इख्तियार उसको ना दिया जाए कि वो जो बढ़ती हुई आबादी के अंदर नई कम्युनिटीज, नई लोकेलिटीज और नई जो है वो डिमार्केशन उन हलकों में होनी है, उसके मुताबिक वो अपनी क़यादत को वो वोटर चुने। ये उसका बुनियादी, ये भी तो उसका आईनी हक है। बिल्कुल आईनी हक है, आईन के बाहर तो आप नहीं जा सकते। बिल्कुल ठीक है। तो इसका तयन इलेक्शन कमीशन को करना है कि उसने किस तरह अपने उन आईनी हदूद के अंदर रह के रूल ऑफ लॉ को इंश्योर करना और खत्म करना है। मतलब है कि इसका पहले शुरू करना है, इस प्रोसेस को खत्म करना है और बहरहाल एक हतमी डेट इलेक्शंस की देनी है। देखिए, मईशत से हर चीज जुड़ी हुई है, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि केयर टेकर सेटअप जो है वही वो मतलब एक आईनी मुद्दत तक ही अपनी सेटअप पूरा कर सकता है, उसके बियॉन्ड उनका रहना एक बहरहाल सवालिया निशान होगा। नबील गबोल, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। नबील, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम जैसे, कैसे हैं आप? खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र। नबील, ये जो मामलात आप किस तरह देख रहे हैं? लगता है आपको एक तरफ तो कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी जो है, मतलब है आपकी डिमांड है, जायज डिमांड है, ऑब्वियसली आइन और कानून के साथ मुताबिक होनी चाहिए, लेकिन हल्का बंदियों के हवाले से भी आप मतलब है आप लोग ऑन बोर्ड थे, आपको पता तो था। तो अगर इसमें कुछ डिले हो जाता है, मतलब 90 दिन के बजाय अगर 120 दिन लग जाते हैं, तो क्या फर्क है? मतलब कोई मुश्किल है इसमें? जैस्मिन, हम तो नफले अदा करेंगे अगर 120 दिन में भी हो जाए, क्योंकि अभी हमें खदशात ये कि 120 दिन में भी शायद नहीं होंगे और शायद 20 महीने में भी ना हो। जिस तरह इलेक्शन कमीशन की जो मैं सूरत हाल देख रहा हूँ कि अगर वो कहते हैं हल्का बंदियां होंगी और करेंगे 30 नवंबर तक, लेकिन अभी तक कोई प्रोसेस शुरू नहीं हुआ है। अभी हमें यहाँ तो नजर नहीं आ रहा है, मुझे नहीं पता पंजाब में हुआ है नहीं हुआ, यहाँ तो कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा है। और हल्का बंदियां किसके मुताबिक की जा रही हैं, किसके ख्वाहिशात के मुताबिक की जा रही हैं, किस तरह की जा रही हैं, हमें तो ऑन बोर्ड नहीं दिया। हल्का बंदियों के लिए ये होता है कि जब पार्टीज को इलेक्शन कमीशन जो है वो बुलाती है, सूबे की प्रोविंशियल इलेक्शन कमीशन, और उस जमात को बुलाती है जहाँ पर मतलब उसकी पिछली हुकूमत हो जाए, जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी। लेकिन अभी तक हमें कोई हल्का बंदियों का नहीं पता, ना हम प्रोसेस हमें नजर आ रहा है। तो हमें ये खदशात इसलिए बढ़ रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ने जब एक पाकिस्तान के सदर को जवाब दे दिया, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को, कि वो उसके पास जो है नई मुलाकात के लिए जाएंगे, जब उनको बुलाया गया, सदर पाकिस्तान जब लेटर लिखा, तो ये खदशात इसलिए पैदा हुआ है क्योंकि अगर आप आइन की बात कर रहे हैं, जो कि मेरे सामने ये आइन को अगर आप देखें तो क्या किस तरीके से आइन के साथ एक खिलवाड़ किया गया, आइन को के कागज को जो किस तरह जो है वो रद्दी के डब्बे में फेंक दिया गया। मैं तो समझता ये दस्तूर जो जिसको ये कहते हैं हम नहीं मानते, वो ये एक जो शायरी थी, पता नहीं फैज अहमद फैज की थी किसकी थी, कि जिस दस्तूर को नहीं मानते, तो ये शायद इस दस्तूर की बात कर रहे हैं, 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं कि हम नहीं मानते। कौन कह रहा है? लेकिन नबील, ये कौन कह रहा है कि हम आइन को नहीं मानते? ये जो इलेक्शन कमीशन की अगर आप बात करें, इलेक्शन कमीशन की मैं सिर्फ आपको ये बताऊं कि क्या होता है कि 90 दिन में आपके ऊपर लाजम है, जब असेंबलियां टूटती हैं 90 दिन के अंदर जो है आइन के मुताबिक इलेक्शन का जो है इलेक्शन करवाना पड़ता है, और 1 महीना गुजर चुके हैं। आप देखें ना, इस 90 दिन में 1 महीना गुजर चुके हैं। लेकिन नबील, यहाँ पर ये मामला, नबील गबोल साहब, यहाँ ये मामला भी तो फिर आपके सामने आ जाता है ना कि पंजाब के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर था, लेकिन नहीं हुए। फिर बिल्कुल गलत हुआ है। देखे ना, हम तो ये चीज कभी नहीं कहेंगे जी पंजाब में या केपी के में जो हुआ वो सही हुआ और अभी गलत हो रहा है। बिल्कुल गलत तो गलत है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि अगर प्रेसिडेंट पाकिस्तान आइन के मुताबिक चलते और वो पीटीआई के प्रेसिडेंट ना बनते तो वो एक डेट अनाउंस कर लेते, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को डेट अनाउंस करना है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इसलिए नहीं डेट अनाउंस कर सकते, वो तो शायद करना चाहते थे, सितंबर अक्टूबर या नवंबर की कोई डेट देना चाहते थे, लेकिन उनको शायद इस चीज से बावर कराया गया कि भाई असेंबलीज ने अपनी आईनी मुद्दत खुद पूरी की है, तो ही डज नॉट रिक्वायर टू गिव अ डेट। आपको पता है असेंबली 1 दिन पहले टूटी है, 1 दिन पहले भी अगर टूटी है तो वो आईनी मुद्दत पूरी नहीं की असेंबली। ठीक है, असेंबली ने 1 दिन पहले जब आपके प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे टूटी है, प्राइम मिनिस्टर ने एडवाइस भेजा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को, प्रेसिडेंट ने जो है पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने जो है ये तोड़ा असेंबलियां, तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जब असेंबली तोड़ता है तो वही डेट देता है। तो खदशा है आपको ये खदशा है कि, लेकिन ये खदशा सिर्फ पीपल्स पार्टी को क्यों है? मतलब खदशा सिर्फ पीएमएल-एन को तो नहीं है,
मुझे नहीं लगता कि वो, बल्कि वो तो ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी खुद CII की मीटिंग में इन्होंने साइन किए हैं, दस्ते ये मौजूद थे, इनको नहीं पता था कि हल्का बंदियां होंगी। गौस मोहम्मद न्याजी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, PMLN के सीनियर रहनुमा। न्याजी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। न्याजी साहब ऐसे कुछ खदशात आपको भी हैं? जी नहीं, इंशाल्लाह हमें तो ये है कि इंशाल्लाह इलेक्शन रकाबंदी के बाद होंगे और हम इसके लिए तैयार भी हैं और तैयारी भी कर रहे हैं। और अगर इलेक्शन कमीशन अनाउंस नहीं करता, ये डिले करता है किसी वजह से, तो हम तो फिर ज़ाहिर है हमारा ये जमहूरी हक है कि इलेक्शन होने चाहिए। हम फिर सारे सियासी फौज से मशवरा करके सटो कहेंगे और इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज करेंगे। इलेक्शन तब तक नहीं होंगे, वोट में स्टेबिलिटी नहीं आएगी और हम नहीं चाहते कि हमारे जो बाकी इस्टेब्लिशमेंट है डायरेक्ट उनकी मसाइल को डील करे और लोग इस्टेब्लिशमेंट और आवाम आमने सामने हैं। मुल्क की बका इसी में है कि तमाम जो है वो सियासी पार्टियाँ जो है इलेक्शन में हिस्सा लें और इक़्तिदार जो है सियासी जमहूरी कुव्वतों के पास होना चाहिए और इसके लिए हम काफ़ी हद तक जाएंगे। ऐसे कोई शुबात देखो, तमाम सियासी पार्टियां का मिल जाएं, एक पे अपना प्यारियां बनाने के वक्त अशैया हल्काबंदी के बाद इलेक्शन हो, तो मेरे ख्याल में कोई वजह नहीं कि इलेक्शन हो। नहीं तो न्याय साहब, किसने कहा है कि हल्काबंदियों के बाद नहीं होंगी? मुझे समझ में नहीं आ रहा, किसी ने भी ये नहीं कहा। सब कह रहे हैं कि हल्काबंदियों के बाद इलेक्शन हो जाएंगे। हाँ जी इंशाल्लाह होंगे, हम पर उम्मीद है इंशाल्लाह होंगे। मियां साहब भी अगले मीटिंग चला रहे हैं तो वो अपनी डिक्लेरेशन कभी लॉन्च कर रहे हैं। हमें कोई रुआम नहीं है। खुदा न खास्ता बाज़ दफ़ा ऐसी अनहोनी हो जाती है जिस तरह 1988 में हुई या 2007 में हुई, तो इसके लिए तो इलेक्शन थोड़ा लेट हो जाते हैं। लेकिन बाकी हम इससे कमिटेड है कि इलेक्शन वक्त पे होने चाहिए। नो डाउट की महंगाई है, हमें सियासी तौर पर फिलहाल तो नुकसान भी नज़र आ रहा है, लेकिन हम समझते हैं कि मुल्क की बका जो है वो फिरदौस आशिक अवान साहिबा, ये बताइएगा कि अभी तक आपकी पार्टी ने कोई राब्ता मुहिम, कोई जलसे जुलूस, ऐसी कोई गर्मा गर्मी, कोई सरगर्मियां शुरू नहीं की। क्या ये एक इंडिकेशन है कि इलेक्शंस डिले हो सकते हैं? देखिए जैस्मिन, आपके सवाल से पहले मैं सिर्फ गगोल साहब की इस बात को आगे बढ़ाना चाहूंगी कि वो कह रहे थे कि पंजाब के अंदर और KPK के अंदर इलेक्शन होने चाहिए थे, तो हमने तो नहीं रोका था कि ना हो। अब इंटरेस्टिंगली हुकूमत जो है PDM की थी और PDM की एक मेन जमात जो है वो पीपल्स पार्टी थी और जिनके अटॉर्नी जनरल और जिनके प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट के लॉ मिनिस्टर और उनके साथ सारा जो लीगल स्ट्रक्चर था वो वहाँ जाके इलेक्शन को डिले करने के लिए दुहाइयाँ देता रहा और उन दोनों सूबों के हवाले से उनकी बड़ी यकसा पॉलिसी थी कि ये इलेक्शन डिले किए जाएं। इस वक्त पीपल्स पार्टी के लिए जो मैं समझ रही हूँ कि जो सिचुएशन वो देख रही है, क्योंकि 15 साल से पीपल्स पार्टी सिंध में इक़्तिदार में रही है, अब पीपल्स पार्टी के लिए उस इक़्तिदार की नाव से साइड पे रह के सियासत के मैदान में उस तरह से मुतहरक हो के तो सिंध की जो सियासी फजा या उफक है उसमें थोड़ा उनको खतरात दरपेश हैं। अच्छा, एक छोटा सा ब्रेक लेने दें। ब्रेक के बाद मैं नबील से पूछती हूँ कि किस खतरात हो सकते हैं। सिंध में तो हमेशा पीपल्स पार्टी को ही वोट मिला है, तो क्या खतरात हो सकते हैं? क्या माशी बदहाली की वजह से? राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। नबील गगोल साहब, ब्रेक पे जाने से पहले जो फिरदौस आशिक अवान साहिबा फरमा रही थी, मुझे तो लगता है PDM के तमाम जमातों को ये मुश्किल तो होगी। आप लोगों ने तो खुद ही तो कहा था कि मुल्क बचाने की खातिर सियासत कुर्बान की है, तो मामलात जाहिर है इस वक्त इतने ख़राब हैं कि वोट के लिए काफ़ी तगदो करनी पड़ेगी। मतलब सिंध में आपको लगता है कि मुश्किल होगा अवाम के साथ एक वो राब्ता दोबारा से जोड़ना जब आप हुकूमत करके निकले हैं और इतनी महंगाई है? देखिए, हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। सिंध के अंदर जो अभी इस वक्त चेयरमैन बिलावल भी विजिट कर रहे हैं जी, जहाँ जहाँ जा रहे हैं उनको ज़बरदस्त वेलकम मिल रहा है और सिंध हमारे लिए कोई इसलिए इशू नहीं है बिकॉज हम समझते हैं कि जितना काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध में किया है, जाहिर है लोग तो उसके ऊपर बहुत सारी बातें भी करेंगे, सोशल मीडिया का दौर है, लेकिन आप सीइंग इज बिलीविंग, आप आके देखेंगे तो आपको पता चलेगा सिंध में क्या क्या काम हुए हैं।
लोगों को पता है कि सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आती है तो काम होता है, दूसरी कोई जमात है नहीं, आपका मुकाबला नहीं है यहाँ सिंध में, कोई मुकाबला नहीं है, कोई और जमात है नहीं। अगर आप बोले जहांगीर तरीन की पार्टी के साथ मुकाबला है तो जाहिर नहीं है, अगर आप बोले पीटीआई के साथ मुकाबला नहीं है, मुस्लिम लीग, कोई आपको जमात सिंध में नजर नहीं आएगा। तो अब हमारा सारा फोकस जो है वो पंजाब और जो है केपी के में, क्योंकि बलूचिस्तान में भी हमने काफी काम कर लिया है और हमें पूरा ये यकीन है कि अगला प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी होंगे अगला प्राइम मिनिस्टर। तो ये सारी चीजों पे काम हो रहा है, उस चीज पे जो है समझता हूँ हमें काफी कामयाबी हासिल हुई है। इस वक्त मुकाबला हमारा जो है वो दूसरी जमात के साथ नहीं है, हमारा मुकाबला पीएमएल नून के साथ है। पीएमएल नून के साथ पंजाब में हमारा मुकाबला है। अच्छा। और जहाँ तक महंगाई की आपने बात की है, बिल्कुल महंगाई हुई है। नहीं, और नबील कबोल साहब एक सेकंड रुक जाइएगा। पीएमएलएन के साथ तो यकीनन आपका मुकाबला होगा, लेकिन आपको पता है बहुत सारे बड़े इलेक्टेबल्स हैं जो इस्तेकाम पाकिस्तान में चले गए हैं, उनका ताल्लुक तहरीके इंसाफ से था, और तहरीके इंसाफ भी एक पार्टी है, अभी बहुत बड़ा वोट बैंक उसका मौजूद है, मतलब आप उसे माइनस नहीं कर सकते। उसका जो वोटर है वो मुझे नहीं लगता कि कहीं गया होगा या किसी और को वो वोट डालेगा। देखिए, पीटीआई का बिल्कुल वजूद है, मैं उसको डिनाई नहीं करूंगा, लेकिन आगे देखना ये है कि क्या पीटीआई के साथ जो इस वक्त पीटीआई ने जो 9 मई वाला जो वाकया है उसके बाद पीटीआई को क्या इलेक्शन लड़ने की इजाजत होगी, जिस तरह एमक्यूएम को नहीं इजाजत मिली, इसी तरीके क्या पीटीआई को इजाजत मिलेगी या पीटीआई पार्लियामेंटेरियन के तौर पर सामने उभर के आएगी, या जो ये जहांगीर तरीन की पार्टी है, इस्तेकाम पार्टी है, उसके साथ फेस को लेकर आएगी, ये देखने वाली बात है। लेकिन ये है कि हमारा मुकाबला पंजाब में मैं समझता हूँ पीएमएल नून के साथ है, और न सिर्फ पंजाब पे, ओवरऑल हमारे एलाई जरूर हैं, लेकिन हम जो है जाहिर है इंडिविजुअली इलेक्शन लड़ रहे हैं। हमें उम्मीद है कि हम इतनी तादाद में हाईएस्ट वोट जो है लेंगे नेशनल असेंबली में कि जिससे हम हुकूमत बना। दूसरे नंबर पे मुझे जो नजर आ रहा है पीएमएल नून होगा, और फिर हम अलायंस करेंगे, क्योंकि पीएमएल नून को जो है हमने पहले अलायंस करके प्राइम मिनिस्टरशिप दी थी। मुझे उम्मीद है कि पीएमएल नून इस दफा आपको दे देगी। अच्छा, ठीक है, अलायंस करेगी। ओके, तो ये एक तरह का प्लान है कि पीडीएम टाइप गवर्नमेंट ही दोबारा आएगी, या पीडीएम मतलब टाइप गवर्नमेंट दोबारा आ सकती है। सेनेटर गौस नियाजी साहब, जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ भी वापस आ जाएंगे और भरपूर तरीके से जैसे आप लोग चाहते हैं कि वो आपकी कैंपेनिंग करें, और कैंपेनिंग जाहिर है वो करेंगे भी, लेकिन इसमें सारे प्रोसेस में पीडीएम को ज्यादा बड़ा धचका इसलिए पड़ा है पीएमएलएन को सियासत में, क्योंकि देखें ना, प्राइम मिनिस्टर आपके थे, तो जब शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे और इतनी मुश्किलें और इतनी तकलीफें जो हैं, तो उस कार्ड के ऊपर बाकी पॉलिटिकल पार्टीज अपना स्कोर तो करेंगी। आपको भी लगता है कि पीपल्स पार्टी आपको टफ टाइम दे सकती है पंजाब में? जी, पीपल्स पार्टी बिल्कुल इलेक्शन पंजाब में कंटेस्ट करेगी, पहले भी करती भी है। जैसे रिजल्ट पहले मिले, आप पता ही है कि पंजाब में पिछले 2-3 इलेक्शन देख रहे, 2008 के बाद 2 इलेक्शन हुए, और पीपल्स पार्टी को जो सपोर्ट मिली है वो भी आपके सामने है। देखो, हमारा एक ट्रैक रिकॉर्ड है डेवलपमेंट का पंजाब में, मुस्लिम लीग नून का, और फिर जिस तरीके से 18 से हमारा मैंडेट छीने का वो भी आपको पता है। और हमें 18 में हमारी 10-15 सीटें ज्यादा थी, अच्छा, इसके पीटीआई से। इसके बावजूद आजाद को मिलाकर जो है वो गवर्नमेंट थी। काफी अभी पूरा यकीन है कि लोग समझते हैं और लोगों की सोच में बड़ी तब्दीली आई है। पहले तो एक भीड़ चाल थी कि जी पीटीआई, और अब जब लोग समझते हैं कि असल हकीकत क्या है, और हम लोग को बता रहे हैं कि हमारा दौर तो 13 से 18 था, तो जो 16 मार्च हुकूमत की है वो तो रियासत बचाने की हुकूमत की है, और वो सबको पता है, जितने जो संजीदा लोग हैं सारे समझते हैं। हमने तो जो मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया है, मुल्क में बिजली का बहरान था, वो 5000 मेगावाट बिजली जो है ऐड की है, मुल्क सियासी तौर पर जो फॉरेन पॉलिसी थी उसको ठीक किया, हमारे तमाम मुल्कों के साथ जो है तल्लुकात अच्छे बने हैं। तो इससे तो हमने तो जितना मर्जी बेहतर हो सकता था हमने किया था, लेकिन गैर महंगाई एक ऐसा फैक्टर है जो कि आम आदमी से एक बड़े आदमी तक सब को अफेक्ट कर रहा है। तो इंशाल्लाह वो भी इन दी लॉन्ग रन जो है वो किसी के बस की बात नहीं है। अगर उस पर हम कहते हैं कि नहीं जो है कि जी हम हुकूमत नहीं संभाल पीटीआई चलते रहे, तो आज पता नहीं मुल्क कहाँ खड़ा होता। फिरदौस हाशिम अमान साहिबा, आप एग्री करती हैं कि यही कांटे का मुकाबला होगा?
वो कह रहे हैं कि इस्तेकामे पाकिस्तान का तो कोई वोट बैंक नहीं होगा यहाँ पर सिंध में उनके लिए ओपन है पूरी, मतलब है जैसे कि फील्ड ही कहूंगी ओपन है और कोई अपोनेंट तो है नहीं। PMLN का फोकस KP और पंजाब है। अब आप मुझे बताएं कि क्या मुकाबला कांटे का इन दोनों में ही होगा? देखिए, सियासत जो है ना वो दीवाने की बढ़के नहीं होती है, सियासत ग्राउंड रियलिटीज के साथ मैच करती है। और सियासत की जो ग्राउंड रियलिटीज हैं वो ये कहती हैं कि अगर ये दोनों जमातें जो हैं वो अपनी अपनी जगह उन्होंने दूध की नहरें बहाई और अवाम को डिलीवर किया और अल्टीमेटली इतना रिलीफ दे दिया कि अवाम जो है वो आज जिस नहज पे पहुंचे हुए हैं, जिन मुश्किलात का शिकार है, वो PTI के साथ साथ यकीनन ये दोनों जमातें भी अवाम के सामने जवाबदेह हैं। और सोशल मीडिया का दौर है, आज के दौर में हकायक छुपाए नहीं जा सकते। इसमें कोई शक नहीं कि इंटीरियर सिंध जो है उसमें पीपल्स पार्टी का एक वोट बैंक और भुट्टो आज तक जिंदा है वहाँ तो, लेकिन वहाँ गरीब मर चुका है, वहाँ का आम हारी मर चुका है। एक किसान जो है उसको वो बुनियादी हकूक नहीं है, गरीब का बच्चा इलाज मालजे की सहूलत ना मिलने की वजह से तड़प तड़प के जान दे रहा है। तो ये कराची की जो डकैतियां, आए दिन कत्लो गारत, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, अनरेस्ट, कारोबारी तबके की आओ बका, अगर ये सब कुछ आइडियल सिचुएशन थी कराची के अंदर तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के आगे बिजनेस कम्युनिटी को झोलियां उठा उठा के हाथ जोड़ जोड़ के रिलीफ और रेस्क्यू के लिए आवाजें ना देनी पड़ती। ये वो तलह हकीकतें हैं जिसको आप नहीं जुटला सकते। लेकिन दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि ये इस्तेकामे पाकिस्तान पार्टी, देखिए अब इस्तेकामे पाकिस्तान पार्टी का इसमें कोई शक नहीं कि हम 9 मई के बाद हमारा एक नौमलूद वजूद है, लेकिन जो इसके अंदर लोग हैं जो इसको ज्वाइन कर रहे हैं, देर आल इलेक्टेबल, उनकी अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, उनका एक अपना वोट बैंक है, उनकी अपनी एक फॉलोइंग है और उसके साथ साथ उनका ग्राउंड पे काम है, लोगों के साथ उनकी नेटवर्किंग है और ग्रास रूट के साथ वो कनेक्टेड है और लोगों के मसाइल के हल के लिए वो उनके दरमियान मौजूद हैं। आपने पूछा था कि कब पब्लिक में मुतहरक होंगे। देखिए अभी साउथ पंजाब में ये जो इंडिया ने अभी दहशतगर्दी की, वो नाले हमारे ओवरफ्लो हुए, दरियाओं के बंद टूटे, तो अल्टीमेटली जो पानी आया तो अवाम के दरमियान कौन नजर आया? जहांगीर तरीन और इस्तेकामे पाकिस्तान पार्टी। और अवाम के दरमियान होने के लिए सिर्फ जलसे जुलूस ही काफी नहीं होते, दुख मुसीबत और मसाइल में अवाम के साथ खड़ा होना भी अवाम को धारक देता है। और इंशाल्लाह अगले हफ्ते से बाज़ाब्ता तौर पे हमारा जो नहीं, लेकिन फिरदौस आपकी पार्टी के बाकी लोग किधर हैं जो तहरीके इंसाफ से ज्वाइन किया था, जो सारे वहां पे बैठे थे? कोई ना मीडिया में अपीयरेंस कर रहा है, ना कोई आ रहा है, सब अंडरग्राउंड है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि फिर वो खुल के सामने क्यों नहीं आते? अगर ज्वाइन कर लिया है तो आए, खुल के मीडिया प्रेजेंस भी दें, अपनी पार्टी को सपोर्ट भी करें, अपना मंशूर भी बताएं। जैस्मीन, जो स्पोक्स पर्सन होता है ये PTI नहीं है कि हम कोई 200-400 स्पोक्स पर्सन अनाउंस कर दें। एक पॉलिसी पार्टी ने बनाई कि एक आपका यूनिफॉर्म नैरेटिव होगा और उस बयानिए को हैमर करने के लिए सिलेक्टिव लोग जो हैं वो टीवी अपीयरेंस देंगे। हर कोई बंदा जाके वो टीवी के ऊपर अपने अपने दिल की रुदाद और कहानी नहीं सुना रहा होगा। वहाँ एक यूनिफॉर्म चेन ऑफ कमांड जो लीडरशिप है उसका बयानिया चलेगा। तो PTI को बंद गली में क्यों जाना पड़ा? क्योंकि वो सियासत के अंदर सिर्फ जो ट्रेंड सेट था सोशल मीडिया में, वो हर कोई जाके मीडिया के अंदर अपनी दुकान चमका रहा था। उसको था कि मैं ट्रेंड सेटर बनूं। उससे क्या हुआ कि वो ट्विटर पे टॉप ट्वीट ट्रेंड तो बनाते रहे, लेकिन अवाम के अंदर जो बेसिक उनकी जरूरियात और मसाइल थे उनके तदारक में नाकाम। नबील, कराची की तरफ आते हैं थोड़ा। मैं जी ठीक है फिरदौस साहिबा, जो है वो ठीक है जमातों से है और हमारा असल मुकाबला जो है वो गुर्बत से है, बेरोजगारी से है
और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन से जिससे हम निजात दिलाएंगे अवाम को। ठीक है नबील, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। मुझे ये बताइए कि हाल ही में आप अच्छी तरह आप वाकिफ होंगे इस बात का कि जो एक इकोनॉमिक फोरम बनाया गया है उसकी टास्क फोर्सेस भी हैं, और फिर जिसका जिक्र कर रही थी फिरदौस साहिबा, वो यही था कि यहाँ पर जब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ आए और उन्होंने जो बिजनेस कम्युनिटी है, ये अमूमन हर चीफ उनसे मिलते भी हैं, उनसे उनका फीडबैक भी लेते हैं और अपना विजन या अपना प्लान भी बताते हैं। बात सारी है कि वहां पर काफी आओ पुकार और चीखो पुकार हुई उनके सामने, जिस हवाले से उन्होंने 2-3 बड़े सख्त किस्म के ऑर्डर्स भी दिए, जमीनों के कब्जे छुड़ाने के हवाले से, कब्जे नहीं होंगे, दीगर मामलात। और आपको पता है कि सिंध में बड़े पैमाने पर लोगों को पकड़ा भी जा रहा है और ज्यादातर लोगों का नो फ्लाई लिस्ट में नाम भी। अब अनऑफिशियल रिपोर्ट मेरे पास ये है सोर्सेस के थ्रू के बताया जा रहा है 1001 लोग हैं जो सबका ताल्लुक तकरीबन पीपल्स पार्टी के ओहदेदारों से किसी ना किसी तरह है। पता नहीं आप इसको एग्री करेंगे या नहीं। देखिए मैंने जो देखा है और जो सुना है कि ECL में किसी का नाम नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है। और स्टॉप लिस्ट जो होता है वो एक इलीगल चीज है, अनऑफिशियल चीज है। स्टॉप लिस्ट मुझे नहीं पता कि स्टॉप लिस्ट में किसके नाम है या नहीं है, या वाकई स्टॉप लिस्ट कोई है, इसका भी मुझे इल्म नहीं है। लेकिन जहां तक आपने बात की, जो आर्मी चीफ ने कहा कि जी जमीनों पे कब्जा या आर्मी चीफ की वजह से 20 रुपए डॉलर सस्ता हो गया, तो ये अच्छी बात है। अगर आर्मी चीफ को ने ऑर्डर किया है कि अगर कमेटी बनी है उसकी इंक्वायरी करे, कौन कौन इस माफिया में इन्वॉल्व है, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल आर्मी चीफ जो है वो सिंसियर है, मुझे बिल्कुल इल्म है। वो उन्होंने जो मीटिंग्स की थी उसके बारे में मुझे पता है। जो दोस्त हमारे गए थे उन्होंने क्या बातें की है और उन्होंने क्या इंस्ट्रक्शन दी है, अल्लाह करे उस पर अमल हो। जैसा आपने कहा कि हर आर्मी चीफ आता है तो बिजनेस कम्युनिटी कराची से मीटिंग भी करता है और उसके बाद जो है अहकामात भी देता है, और इस दफ़ा मैं समझता हूँ कि होना चाहिए। देखिए एहतसाब का अमल जब बिल्कुल मैं मुखालफत भी नहीं करूँगा और मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि जी हमारी पार्टी के अंदर कोई फरिश्ते मौजूद हैं, होना चाहिए। लेकिन साथ साथ जो मेन चीज है उसके ऊपर आए कि जी आप इलेक्शन का शेड्यूल का जब ऐलान करेंगे तो अनसर्टेनिटी खत्म होगी। जब अनसर्टेनिटी खत्म होगी, इलेक्शन होने जा रहे हैं तो स्टॉक्स भी ऊपर आ जाएंगे, आपके डॉलर्स भी सस्ता हो जाएगा, आपके IMF के साथ डील कर रहे, क्योंकि IMF को भी सुना है कि IMF वाले भी कह रहे हैं कि जी इलेक्शन कराएं। वो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट से जो है वो बातचीत करना चाहते हैं या उनके साथ अपने ताल्लुकात रखना चाहते हैं। ये चेयर टेकर गवर्नमेंट के साथ या केयर टेकर गवर्नमेंट के साथ जो है, मैं नहीं समझता हूँ कि IMF बात करना चाहेगी। ये आई थिंक नवंबर में करेगी, उनका सेकंड राउंड है और उसके बाद तकरीबन 6 अरब डॉलर की सरमायाकारी उनकी तरफ से हो जाएगी। ये डॉक्टर शमशाद से ही हमें पता चला है। आई थिंक आप जानते हैं कि वो कितनी एक्सपीरियंस्ड है और बहुत ज्यादा वो टॉक्स में इन्वॉल्व नहीं है। ये तो देखे नवंबर में भी अगर ऐलान होता है, मीटिंग होती है IMF के साथ, तो वहां पर भी ये बात जरूर आएगी कि नवंबर तक भी मुझे नजर नहीं आ रहा है कि ये इलेक्शन शेड्यूल का अनाउंस करेंगे, क्योंकि खुद इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 30 नवंबर तक जो है वो हल्का बंदियों का प्रोसेस खत्म होगा। ठीक है जी, हल्का बंदियों के बाद फिर इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस करें, विच मीन्स के दिसंबर में अगर ये इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस करते, जो कहा जाता है फरवरी के लास्ट में इलेक्शन होगा जिस तरह PML नून के लोग कह रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ ना जी, अगर इतने 120 दिन में भी होगा तो हम नफले पड़ेंगे शुक्राने की। अच्छा, क्योंकि आपको नहीं लग रहा कि आने वाले दिनों में हालात ऐसे होंगे कि इलेक्शंस हो सकते हैं, यही कह रहे हैं आप? जाहिर है पैसे भी नहीं है मुल्क में, पता नहीं है भी या नहीं। अब तो देखिए ना, IMF की मेहरबानी अगर वो पैसे दे इलेक्शन करवाने की, ये तो पैसे इलेक्शन करवाने के भी IMF से लेने पड़ेंगे अगर ये हालात है। तो मैं तो इस चीज की तरफ देख रहा हूँ कि हमारे जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अव्वल तो मैंने कल भी ये बात कही थी एक चैनल के अंदर कि जिस दिन नवाज शरीफ ने ऐलान कर दिया कि वो आ रहे हैं और अगर वो पहुंच गए तो फिर मैं समझता हूँ एक माहौल जरूर बनेगा। आपको नहीं लगता कि वो आ रहे हैं? मुझे मुश्किल लग रहा है उसको उनके आना, क्योंकि देखिए शहबाज शरीफ भी जाकर उनके पास ही बैठ गए हैं और वहां पर जो भाइयों में आपस में बातें हुई हैं, जाहिर है 16 महीने के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर के पास इंफॉर्मेशन होगा वो हमारे पास तो नहीं होगा। क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या होने जा रहा है, जितना मालूमात इस वक्त नवाज शरीफ को है, शहबाज शरीफ को इतना मालूमात किसी को भी नहीं है। तो अगर तो वो ये देख रहे हैं कि इलेक्शन नहीं होने जा रहे हैं तो नवाज शरीफ कभी नहीं आएंगे, लेकिन अगर उनको ये एश्योरेंस मिल गई है कि इलेक्शन होंगे
तो फिर वो शायद आ जाएंगे, वो भी मैं शायद कह रहा हूँ। शायद तो देखना ये है कि अब नवाज शरीफ साहब कब आते हैं। तो फिर इलेक्शंस की घंटी नवाज शरीफ साहब के जहाज के टेक ऑफ और लैंडिंग से जो है वो हम अख्तस कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल बहुत सारे कॉर्नर्स में ढकी छुपी बातें, पावर कॉरिडोर्स में इधर उधर ड्राइंग रूम टॉक यही है कि शायद इलेक्शंस थोड़ा वक्त ले जाएं। अल्लाह बेहतर जानता है। न्याय साहब, सारे के सारा देखें ना, पीपल्स पार्टी का भी सबका मौक़िफ़ यही है कि जिस दिन मियां साहब आ गए या उनके आने का इरादा हो गया उस दिन शायद इलेक्शन का माहौल बन जाएगा। मेरे ख्याल में ऐसी बात नहीं। मियां साहब तो 12 लोगों के डेट अनाउंस की है 15 अक्टूबर, और इंशाल्लाह जरूर आएंगे। 15 अक्टूबर तक जरूर आ जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा। और उससे ज़ाहिर माहौल से जब लीडरशिप एक आ जाए तो माहौल तो बन जाता है, लेकिन उसका इलेक्शन कमीशन देखो, इलेक्शन तो इलेक्शन कमीशन ने कराने हैं, उसका मियां साहब के आने न आने से कोई तल्लुक नहीं है। उनका जायज बात है कि उन्होंने तो वो एक हल्का बनिया तो फरासत है जिसके लिए 4 दिन दरकार होते हैं, लेकिन इसके बावजूद ने कहा कि हम 15 दिन और कम कर देते हैं। तो मुझे तो इंशाल्लाह लग रहा है कि फरवरी में इलेक्शन होंगे और इलेक्शन होने चाहिए। आपको क्या लगता है? नबील कह रहे हैं कि अल्लाह अल्लाह करके हमें लगता है कि शायद नून कह रही है कि फरवरी के एंड में होंगे। आपको लगता है फरवरी के एंड में हो जाएंगे? मुझे फरवरी के एंड में, मुझे फरवरी के 15 से पहले लग रहे हैं इंशाल्लाह। फरवरी के 15 फरवरी के आसपास हो जाएंगे इलेक्शन। इसकी वजह ये भी है, एक तो देखो ना, इस इलेक्शन कमीशन को चाहिए 54 दिन, 54 डेज। तो 30 नवंबर को उन्होंने अपने बंदे मुकम्मल कर रहे हैं। उसके बाद न्याजी साहब फिर ये बता देना, आपके चले आपकी असेसमेंट देखते हुए, जैसे सिंध में तो हल्का बंदियों का नबील कह रहे हैं अभी तक हमें नहीं पता, कोई काम शुरू हुआ है नहीं, आपको क्या लगता है पंजाब में शुरू हो गया? नहीं, ये तो इलेक्शन कमीशन कर रहा है ना, वो तो कर तो रहा है, लेकिन सियासी कारकुनों को पता तो होता है ना। लिस्ट पे वजह करेगा और उसके बाद हम देखेंगे कि किस चर्च का बदले, फिर एतराजात का मौका मिलेगा, जिस चर्च का बदले तो उसकी एतराज सुनेगा। अगर जेन्युइन उनके एतराजात हो तो फिर वो थोड़ी तब्दील हो जाएगी। अच्छा फिरदौस साहिबा, लास्ट कमेंट आपसे लेना चाहती हूँ। नबील ने अपने खदशात का इजहार किया, आपने भी शुरू में यही बात की थी। वो ये कह रहे हैं कि उनको लगता है कि 15 अक्टूबर को मियां साहब आ जाएंगे, और वो कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कराने हैं, उसका मियां साहब के आने से क्या ताल्लुक? लास्ट कमेंट आपसे फिरदौस। देखिए, मियां साहब ने जिस दिन आना है उससे 90 दिन बाद इलेक्शन होना है। आप सिर्फ एक पैरामीटर और लिटमस टेस्ट रख लें और आप सारी डिस्कशन को छोड़ दें। जिस दिन मियां साहब ने पाकिस्तान लैंड करना है उसके 90 दिन बाद इलेक्शन हो जाना है। ठीक, नंबर 1, क्योंकि मियां साहब ने स्लिपरी ग्राउंड पे पाँव ही नहीं रखना। अगर इलेक्शन आपको पता ही है कि मियां साहब जो है वो जहाँ बैठे हुए हैं वहां से उन पुरफजा मकाम से यहाँ आके तो उस तकलीफ दे किसी माहौल में वो नहीं जाना चाहते। जब तक उन्हें यकीन नहीं होगा कि उनके आने से इलेक्शन जो है वो इलेक्शन कमीशन वो डेट दे के अल्टीमेटली इलेक्शन के इनकाद को फिर फ्री ट्रांसपेरेंट इनकाद को यकीनी बनाएगा, तो मियां साहब तब तक उनका जहाज उड़ान ही नहीं भरेगा। दूसरी बात जो है, नबील ठीक कह रहे थे ना, फिर नबील की असेसमेंट और फिरदौस की असेसमेंट एक ही जैसी है, उनका जहाज उड़ान नहीं भरेगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन को किसी सियासी जमात या किसी शख्सियत की तरफ नहीं देखना। इलेक्शन कमीशन को अपने क़वायद ज़वाबित और पाकिस्तान के आइन की तरफ देखना है और इस बात को देखना है कि इस वक्त पाकिस्तान के जो मौजूदा मर्ज दर्द और तकलीफ है और उसका जो हल है वो ऑक्सीजन का सिलेंडर जो है वो इलेक्शन की नोजल के साथ जुड़ा है। और अगर जो है वो इलेक्शन होंगे तो मईशत की सांसें बहाल होंगी, मईशत आगे बढ़ेगी, तो अल्टीमेटली पाकिस्तान के अवाम जो है उनकी जिंदगी। नबील, 1 मिनट है आपके पास, आप भी इससे एग्री करते हैं? मैंने तो पहले दिन से कहा है और मैं समझ रहा हूँ कि अगर माहौल बनाना है इलेक्शन का और अगर वो बगल बजानी है इलेक्शन का तो फिर नवाज शरीफ साहब को आना पड़ेगा। और फिरदौस आशिकान साहब ने बिल्कुल सही कहा कि वो कभी भी इतना बड़ा रिस्क नहीं लेंगे। जो शख्स अपने भाई की हुकूमत में 16 महीने में नहीं आए तो अभी क्या आएंगे, लेकिन अगर उनको ये एश्योरेंस मिल जाएगी तो फिर वो आ जाएंगे, फिर इसका मतलब इलेक्शन हो रहे हैं। और अगर वो डिले करते हैं तो मतलब इलेक्शन भी डिले हो रहे हैं, इसका मतलब उनको अंदरूनी खबर है उसके पास, क्योंकि वो लंदन में सिर्फ बैठे नहीं है, वो लंदन में बैठ के काफी मुलाकातें भी कर रहे हैं और उनकी मुलाकातें बहुत सारी जगहों पर हो रही है, तो उनको सारे पता है। और मैं समझता हूँ जैस्मिन, एक और बात ये है कि अगर
पाकिस्तान की मईशत का पहिया चल पड़ता है और स्टेबिलिटी आ जाती है, और जो चैलेंजेस हैं इकोनॉमिक इमरजेंसी की तरफ हम नहीं जाते। हमारी जो डॉलर की इस वक्त की रेगुलेशन है वो कारगर साबित हो जाती है, और हम डॉलर को लगाम दे देते हैं और रुपया तगड़ा हो जाता है, तो फिर इलेक्शन कराना जो है वो जरूरी है। लेकिन अगर मईशत जो है वो बेकाबू रहती है तो फिर पहले मईशत और फिर सियासत होगी। पहले मईशत और फिर सियासत होगी। चले, बहुत बहुत शुक्रिया फिरदौस आशिक सवान साहिबा, सेनेटर गौस नील गबोल। अपना ख्याल रखिएगा, आपसे फिर मुलाकात होगी नाज़रीन। अल्लाह हाफिज। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।